नमस्कार मित्रों, आप सभी का आराध्या क्लासेस में स्वागत है। यह कक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए लाभदायक है जो नेट जेआरएफ दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम केवीएस मैदान की पुस्तक को ऑडियो और वीडियो के रूप में देख रहे हैं। यूनिट फर्स्ट हम पहले कर चुके हैं, अब यूनिट सेकेंड कर रहे हैं और यूनिट सेकेंड में शोध का अर्थ और उससे संबंधित कुछ पाठ हम कर चुके हैं। दूसरा हम कर रहे हैं आज हम अनुसंधान के प्रकार। तो देखते हैं टाइप ऑफ रिसर्च। टाइप ऑफ रिसर्च क्या है? अनुसंधान सामान्य तौर पर अंतर विषय है। अनुसंधान के विषय विभिन्न प्रकारों के मध्य परस्पर व्याप्तता भी है। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण को भी शोध के प्रकार के रूप में गिना जा सकता है। तालिका 2.1 अनुसंधान के वर्गीकरण के लिए अपनाए गए मुख्य आधार के बारे में एक विचार देती है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि ये दृष्टिकोण अनन्य नहीं है। निम्नलिखित वर्गीकरण में प्रत्यक्षवाद को प्रयोगात्मक, मात्रात्मक और निगमनात्मक शोधों के साथ अधिक पहचाना जा सकता है। उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टि को वर्णनात्मक, गुणात्मक और आगमनात्मक दृष्टिकोणों के साथ अधिक पहचाना जाना चाहिए। व्यवहारिक रूप से अधिकांश शोध प्रकृति में मिश्रित हैं। उपरोक्त वाक्यों में अधिक शब्द का प्रयोग सावधानी से किया जा रहा है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को वर्गीकृत करते समय शोधकर्ता को अवगत होना चाहिए। फिर हम देखते हैं परिणाम के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। परिणामों के आधार पर अनुसंधान दो प्रकार का होता है, मौलिक अनुसंधान एवं व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान, बेसिक रिसर्च, यह मूलतः ज्ञान के वर्तमान संग्रह में वृद्धि के लिए होता है। इससे सिद्धांत और अवधारणाएं विकसित होती हैं। हो सकता है कि वर्तमान में इनका कोई उपयोग ना हो। यह अकादमिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। व्यवहारिक अनुसंधान विशिष्ट एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं। हम देखते हैं आगे। यह नीति निर्धारण और प्रशासन और किसी घटना को समझने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह मौलिक अनुसंधान के आधार पर किया जाता है। अब हम निम्नलिखित अभिलक्षणों की सहायता से दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे। मौलिक या प्राथमिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान क्या है? ज्ञान में वृद्धि। व्यवहारिक समाधान उन्मुख होता है। मौलिक है खोज या आविष्कार करना और व्यवहारिक में प्रयुक्त है। और ये मुख्यतः शैक्षणिक होते हैं जो मौलिक होते हैं, और जो व्यवहारिक होते हैं वो वास्तविक स्थितियों में लागू होते हैं। मौलिक जो अनुसंधान होता है विस्तृत होता है और जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है गहन होता है। अब हम तालिका के द्वारा स्पष्ट करेंगे। फिर विकासात्मक शोध, डेवलपमेंट रिसर्च। नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार प्राथमिक एवं व्यवहारिक शोध के अलावा विकासात्मक शोध भी होता है जो कि बालकों के विकास से संबंधित होता है। अनुसंधान के प्रकार, टाइप ऑफ रिसर्च। आरेख 2.1 अनुसंधान के वर्गीकरण के लिए मुख्य आधार अपनाने के बारे में विचार करता है। देखिए आरेख देखते हैं हम लोग। यह है अनुसंधान का वर्गीकरण। देखते हैं हम अनुसंधान का वर्गीकरण। परिणाम के आधार पर, तर्क के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, जांच के आधार पर और अवधारणा के आधार पर। एक दिया है एक उद्देश्यों के आधार पर। अब हम देखते हैं परिणाम के आधार पर दो रूपों में बांटा गया है, मौलिक और व्यवहारिक। और व्यवहारिक को भी क्रियात्मक किया गया है। फिर उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर देखते हैं हम। उद्देश्य के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, वर्णनात्मक, सहसंबंधित, व्याख्यात्मक, समावेशी और प्रायोगिक। जो वर्णनात्मक होता है वो घटनोत्तर हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, विश्लेषणात्मक हो सकता है। फिर हम देखते हैं अब तर्क के आधार पर। तर्क के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 2, आगमन और निगमन। फिर प्रक्रिया के आधार पर मात्रात्मक और गुणात्मक और एक मिश्रित, दोनों को मिलाकर। फिर गुणात्मक को हम कई भागों में बांट सकते हैं, समूह केंद्रित, प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथात्मक, घटनाजन्य, नृजातीय, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रदत्त आधारित।
फिर हम देखते हैं जांच के आधार पर, संरचित, असंरचित, फिर अवधारणा के आधार पर, वैचारिक और अनुभव सिद्ध। ये है अनुसंधान का वर्गीकरण। तो इसको आप लोग इस चार्ट को याद कर लीजिए। यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं तर्क के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। कि हम तर्क के आधार पर कैसे, तर्क के आधार पर कितने भागों में है? 2 भागों में, आगमन और निगमन। तो आगमन क्या है? इंडक्टिव। आगमन तर्क प्रणाली तर्क का प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। फिर निगमन। निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हेतु एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं। अब हम निम्नलिखित उदाहरणों से दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करेंगे कि आगमन तर्क प्रणाली क्या है, निगमन तर्क प्रणाली क्या है। जैसे देखिए दिया हुआ है आगमन तर्क, यह गाय दूध देती है, मतलब जैसे कोई गाय है उसको हम कह रहे हैं यह गाय दूध देती है। फिर दूसरी गाय हमने देखा, दूसरी गाय वो भी दूध दे रही है। तीसरी ऐसे गाय देखा हमने, वो भी दूध दे रही है। तो ऐसे क्या निष्कर्ष निकला कि यहाँ कुछ और भी गाय हैं जो दूध देती हैं। ठीक है, निकला मतलब सभी गाय दूध देती हैं। और निगमन तर्क क्या है? निगमन तर्क ने रूल बना रखा, मतलब उनका एक नियम है कि सभी गाय दूध देती हैं। तो यहाँ मेरे सामने एक गाय है, यह गाय भी दूध देने वाली है। अब प्रश्न यह उठता है कि केवल आगमन या निगमन की सहायता से विश्वसनीय, वैध और वस्तुनिष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। किसी पर अत्यधिक निर्भरता हमारे शोध और निष्कर्षों को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। आगमन या निगमन की अपनी अपनी त्रुटियां हैं और इनमें से किसी को भी पूर्णतया त्रुटि रहित या विश्वसनीय उपागम नहीं माना जा सकता। फिर हम सामान्यीकरण नियम देखते हैं, जनरलाइजेशन। तो इनके क्या लॉज हैं? सामान्यीकरण नियम एवं सिद्धांत, जनरलाइजेशन लॉज एंड थ्योरीज। तो क्या दिया हुआ? ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट्स, जो आगमनात्मक दिया है, इंडक्शंस दिया है, तथ्य होते हैं एवं व्यवहार अवलोकन होता है। फिर निगमनात्मक में एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शंस। फिर आगमनात्मक या निगमनात्मक। फिर प्रश्न दिया है इससे संबंधित, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? शोध के एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, नैतिकता और आचार संहिता का उपयोग। शोध का विश्लेषण तार्किक तर्क पर आधारित है। इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ढंग से सम्मिलित है। वास्तविक समय काल के आंकड़े और ज्ञान प्राकृतिक परिस्थितियों में वास्तविक अवलोकन से प्राप्त होते हैं। संकलात आंकड़े, करंट डाटा। संकलात आंकड़े ये क्या है? करंट डाटा हैं। शोध के अधिक अवसर पैदा करने में सहायता करते हैं। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा सही है। कूट दिया है ए 2 3 4, बी 1 2 3, सी 1 3 4 और डी दिया है उपरोक्त सही। तो एक बार इसको फिर से पढ़िए, फिर देखिए कौन सा उत्तर आपका सही है। पहला हम पढ़ रहे हैं शोध एक व्यवस्थित दृष्टिकोण, नैतिकता एवं आचार संहिता का उपयोग। तो जो हमने इससे पहले यूनिट 2 का फर्स्ट पार्ट किया था, तो उसमें हम लोग ने देखा था कि शोध क्या है। शोध एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है, नैतिकता और आचार संहिता का उपयोग। फिर शोध का विश्लेषण तार्किक तर्क पर होता है, ये भी सही है। इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक दोनों ढंग सम्मिलित होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। फिर वास्तविक समय काल के आंकड़े और ज्ञान प्राकृतिक परिस्थिति में वास्तविक अवलोकनों से प्राप्त होता है, ये भी सही है। और जो करंट डाटा है, करंट डाटा शोध के अधिक अवसर पैदा करने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। तो ये आपका सब सारे ऑप्शंस सही हैं। प्रक्रिया के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। इस आधार पर अनुसंधान को 3 प्रकार का माना गया है। पहला मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान, फिर दूसरा गुणात्मक अनुसंधान, तीसरा मिश्रित अनुसंधान। इससे पहले हमने तर्क के आधार पर देखा, अब प्रक्रिया के आधार पर। तो मात्रात्मक या परिमाणात्मक अनुसंधान स्वभाव से यह निगमन का ही एक रूप है।
इससे पहले उपकल्पना का निर्धारण होता है। इसमें जो है पहले एक उपकल्पना बना ली जाती है। इसमें सिद्धांत भी पहले से ही निर्धारित रहते हैं। यह शोध आंकड़ों पर आधारित होता है। इसका निष्कर्ष भी आंकड़ों द्वारा ही निर्धारित होता है। मात्रात्मक शोध आदेशात्मक है तथा निगमन पद्धति पर आधारित होता है। मात्रात्मक शोध किस पर आधारित होता है? निगमन पद्धति पर। मात्रात्मक शोध किसी प्रकार के पक्ष या भाव से रहित रहता है। यह अपेक्षाकृत घटना, परिणाम या प्रभाव के मध्य संबंधों पर केंद्रित होता है। मात्रात्मक शोध में सूचना सांख्यिकीय रूप में होती है। यह सर्वेक्षण, संरचित साक्षात्कार, अवलोकन, अभिलेख और रिपोर्ट की समीक्षा का डेटा संग्रहण होता है। फिर हम देखते हैं गुणात्मक अनुसंधान। गुणात्मक अनुसंधान क्या है? इस अनुसंधान को आगमन का रूप माना जाता है। मानव व्यवहार को गणित के सूत्रों में नहीं बांधा जा सकता। गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और उसे नियंत्रित करने वाले कारणों को गहराई से समझना होता है। इस शोध में चरों का उनके गुणों के आधार पर विश्लेषण होता है। यह विधि न केवल क्या, कहाँ, कब प्रश्नों की जांच करती है, बल्कि क्यों और कैसे का भी पता लगाती है। इस प्रकार के अनुसंधान के बड़े प्रतिदर्शों की बजाय छोटे लेकिन सकेंद्रित प्रतिदर्शों, फोकस्ड सैंपल्स को ज़्यादा उपयोगी माना गया है। गुणात्मक शोध निर्देशन से कार्य करता है। गुणात्मक शोध में सामान्य तौर पर परिकल्पना का प्रयोग नहीं करते हैं या विकल्प खुला रखते हैं और गुणात्मक शोध बहुत लचीला होता है। गुणात्मक शोध मात्रात्मकता के स्थान पर व्यक्तिगत अनुभवों के विश्लेषण पर जोर देता है। गुणात्मक शोध के निष्कर्ष में भाव या पक्ष को स्थान दिया जाता है। यह कारण का विश्लेषण और सत्यापन करता है। उदाहरण के लिए, यदि हमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण प्रभावशीलता के बारे में अध्ययन करना है, तो जो संबंधित तथ्य सामने आते हैं उन्हीं का प्रेक्षण और रिकॉर्डिंग करके वर्णनात्मक तथ्यों के रूप में शिक्षक प्रभावशीलता के गुणात्मक तथ्यों पर टिप्पणी की जाएगी। गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अक्सर नीति और कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। विश्वसनीयता और वैधता को गुणात्मक अनुसंधान का एक मुख्य विषय माना गया है। गुणात्मक शोध में कुछ विशिष्ट दृष्टिकोणों एवं विधियों का उपयोग किया जाता है, जिनका वर्णन अग्रिम लिखित अनुच्छेदों में किया गया है। इनको गुणात्मक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार भी कहा जाता है। देखते हैं हम पहले समूह केंद्रित अनुसंधान, फोकस ग्रुप रिसर्च। इस विधि में शोधकर्ता एक साथ कुछ व्यक्तियों के समूह को किसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करता है। समूह में सदस्य की संख्या कम रखी जाती है ताकि सदस्य स्वयं को अधिक स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सकें। फिर प्रत्यक्ष अवलोकन, इसमें बाह्य पर्यवेक्षक के द्वारा प्रदत्त एकत्रित किया जाता है। फिर हम देखते हैं गहन साक्षात्कार, इन डेप्थ इंटरव्यूज। यह अनसंरचित होता है। इसमें यथासंभव तथ्यों की गहराई तक जानने का प्रयास रहता है। कथात्मक अनुसंधान, नरेटिव रिसर्च। यह मुख्य साहित्य की समीक्षा करने में होता है तथा उसी का एक दृष्टिकोण माना जा सकता है। घटनाजन्य अनुसंधान, यह गुणात्मक अनुसंधान का ही एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक या अधिक व्यक्तियों के किसी घटना विशेष के बारे में उनके अनुभव को समझने का प्रयास करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि घटनाजन्य अनुसंधान का उद्देश्य प्रतिभागियों के दृष्टिकोण में वर्तमान में घटित किसी प्रक्रिया या घटना विशेष का उसकी स्वाभाविक तथा वास्तविक परिस्थितियों में अध्ययन करना है। इसमें से यदि किसी को कुछ ना समझ में आए तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नृजातीय या जातिवृत्त अनुसंधान, जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य भौतिक और सामाजिक पर्यावरण जिसमें अध्ययन किए जाने वाले लोग रहते हैं, शिक्षण संस्थान में जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं आदि का निर्धारण करना। जातिवृत्तात्मक अनुसंधान का मूल मानवशास्त्र में है। और अब हम देखते हैं बेस्ट अध्ययन अनुसंधान, केस स्टडी रिसर्च। यहाँ हम कई इकाइयों या प्रतिदर्शों का अध्ययन करने की अपेक्षा एक या कछु एक का गहन अध्ययन करते हैं। ऐसी इकाइयाँ कुछ मायनों में अद्वितीय होती हैं या मुख्य मनोवैज्ञानिक विकार, सामाजिक शास्त्र, व्यापार क्षेत्र आदि में प्रदत्तों को एकत्रित करने की एक विधि है। यह इकाई एक व्यक्ति, परिवार, समूह या समुदाय हो सकता है। यह सामाजिक इकाई का एक समग्र रूप में परीक्षण करता है।
इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इकाई के जीवन चक्र को समझना होता है। इसमें प्रदत्त गुणात्मक होते हैं, अतः व्यक्ति को अध्ययन के लिए इकाई का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। प्रदत्त आधारित सिद्धांत। यह एक गुणात्मक दृष्टिकोण है जिसमें शोधकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए प्रदत्तों का विश्लेषण कर किसी सिद्धांत को विकसित किया जाता है। यद्यपि गुणात्मक शोध में सिद्धांत स्थापित करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें आगमन उपागम का प्रयोग किया जाता है, जिनकी आधारभूमि वे प्रदत्त होते हैं, जिनका शोधकर्ताओं द्वारा स्वाभाविक परिस्थितियों में संकलन तथा विश्लेषण कर सिद्धांत निर्माण का कार्य किया जाता है। इस विधि में प्रदत्तों के संकलन के लिए विभिन्न स्रोतों जैसे परिमाणात्मक प्रदत्त अभिलेखों का पुनरीक्षण, साक्षात्कार, प्रेक्षण तथा सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त वर्णित विधियों के अतिरिक्त पात्र अभिनय, रोल प्ले, सतत अनुकरण और डायरी भी गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं मिश्रित अनुसंधान। मिश्रित अनुसंधान क्या है? गुणात्मक अनुसंधान में अधिक सटीकता लाने और उनके बेहतर सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। 1970 के दशक तक वाक्यांश गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग केवल मानव विज्ञान या समाजशास्त्र के एक विषय का उल्लेख करने के लिए होता था। 1970 और 1980 के मध्य के दशक के दौरान गुणात्मक अनुसंधान का उपयोग अन्य विषयों के लिए भी किया जाने लगा। 1980 और 1990 के मध्य के दशक के अंत में मात्रात्मक पक्ष की ओर से आलोचनाओं की बाढ़ के बाद आंकड़ा विश्लेषण की विश्वसनीयता और अनिश्चित विधियों के संबंध में परिकल्पित समस्याओं से निपटने के लिए गुणात्मक अनुसंधान की नई पद्धतियां विकसित की गईं। अब हम देखते हैं उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 गुणात्मक शोध परिदृश्य दर्शाती है, जबकि सूची 2 इनके द्वारा देखे गए केंद्रीय प्रश्न उपलब्ध करवाती है। नृजातीय वर्णन, स्वानुभूति और घटना क्रिया विज्ञान, प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद। तो पहला क्या दिया है? नृजातीय वर्णन। नृजातीय क्या है? स्वानुभूति क्या है? घटना क्रिया विज्ञान क्या है? प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रियावाद क्या है? अब हम देखेंगे नृजातीय वर्णन क्या है। हमने पढ़ा है जैसे नृजातीय क्या है? लोगों के उस समूह की क्या संस्कृति है। फिर स्वानुभूति, उस घटना का मेरा अनुभव क्या है। तो सबसे सरल आप पहले मैच कर सकते हैं स्वानुभूति, तो यह घटना का मेरा अनुभव क्या है। ठीक है, बी का तीसरा हो गया, तो उसमें आप देखिए पहले मिला लीजिए, एक का दूसरा होगा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, तो इसमें बी का चौथा दिया, ये ऑप्शन काट दीजिए। इसमें देखिए बी का तीसरा दिया है और किसी में बी का तीसरा दिया है नहीं, तो आपका ऐसे अगर एक ही ऑप्शन से अगर आप देखते हैं सबसे सरल स्वानुभूति, उस घटना का मेरा अनुभव, अगर बी आप मिला ले जाते हैं तो आपका ऑप्शन ये उत्तर सही हो जाएगा। तो हम अब देखते हैं बी सही है। ए का दूसरा नृजातीय वर्णन, लोगों के उस समूह की क्या संस्कृति है, स्वानुभूति, उस घटना का मेरा अनुभव क्या है, फिर घटना क्रिया विज्ञान, तो सी का क्या है चौथा, उन लोगों के लिए उस घटना की क्या संरचना तथा सार है, फिर प्रतीकात्मक अन्योन्य क्रिया, डी का पहला हो जाएगा। फिर कौन से प्रतीक एवं समाज के समान सेट जो लोगों की अन्योन्य क्रिया को अर्थ देने के लिए उभरे हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह मुख्य रूप से अनुसंधान समस्या को किस प्रकार से हल किया जाना चाहिए के बारे में है। फिर जांच के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण, संरचित दृष्टिकोण और असंरचित दृष्टिकोण। संरचित दृष्टिकोण क्या है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्या है, यह मूलतः परिमाणात्मक अनुसंधान या निगमन विधि के जैसा है। असंरचित दृष्टिकोण क्या है, सामाजिक विषय पर अनुसंधान में हमें लचीलापन रखना पड़ता है, इसलिए इसका गुणात्मक अनुसंधान तथा आगमन विधि से निकटतम संबंध है। ये देखिए विषय विशेष दिया हुआ है, त्रिभुजीकरण विधि। सामाजिक शोध में एक से अधिक वास्तविकताएं होती हैं जिनको हम वस्तुनिष्ठता का भी नाम दे सकते हैं, जो कि एक त्रुटि है। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अनुसंधानकर्ता त्रिभुजीकरण दृष्टिकोण का उपयोग कर सकता है।
इसमें एक से अधिक प्रदत्त स्रोतों, जांचकर्ताओं या विधियों का उपयोग किया जाता है। यह हमें सामाजिक घटना की पूर्ण जानकारी देता है। इसका प्रयोग मुख्यतः सामाजिक शोध में किया जाता है। तो त्रिभुजीकरण विधि का त्रिभुजीकरण विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सामाजिक शोध में। अब हम देखते हैं उद्देश्यों के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अनुसंधान के उद्देश्यों को निर्धारित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है ताकि अनुसंधान के दौरान यह स्पष्टता रहे कि हम सही मार्ग पर अग्रसर हैं। अनुसंधान के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे किसी घटना का वर्णन करना, घटना के पीछे कारणों को जानना या फिर कारकों को के परस्पर संबंध को जानना आदि। उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। उद्देश्य के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 5। उद्देश्य के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। पहला हम देखते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान, दूसरा है सहसंबंध अनुसंधान, तीसरा है व्याख्यात्मक अनुसंधान, अन्वेषी अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान। फिर वर्णनात्मक अनुसंधान भी 3 प्रकार से हो सकते हैं: घटनोत्तर, ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक। वर्णनात्मक अनुसंधान, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार का अनुसंधान स्थिति का वर्णन करता है या क्या था जैसे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है या रिपोर्टिंग करने जैसा है। इसमें मुख्यतः सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग होता है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किस प्रकार के शोध में चरों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो वर्णनात्मक अनुसंधान में। इसमें जांच परिस्थितियों या वातावरण में बदलाव बिना ही एकत्रित की जाती है। इसमें किसी भी चर के साथ हेरफेर नहीं किया जा सकता है। कई बार इसका सहसंबंध या अवलोकन अनुसंधान के रूप में भी उल्लिखित किया जाता है। आप लोग मेरे साथ इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। इससे संबंधित आपको क्विज मिल जाएंगी। सारी क्विज आपको एक यूनिट वाइज प्रोवाइड करवाई जाएगी। यूनिट फर्स्ट की अभी क्विज चल रही है, जैसे ही ये यूनिट समाप्त हो जाएगी सेकंड, इसकी क्विज डाल दी जाएगी। ठीक है साथियों, इस अनुसंधान में सर्वेक्षण और पर्याप्त व्याख्या के साथ साथ तथ्यों की खोज को सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए वर्णनात्मक शोध यह पता लगाने का प्रयास कर सकता है कि किसी विद्यालय, जिले, राज्य या प्रांत में शिक्षा का स्तर कैसा है। घटनोत्तर अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान और विश्लेषणात्मक अनुसंधान भी इसी अनुसंधान के विभिन्न प्रारूप कहे जा सकते हैं। घटनोत्तर अनुसंधान, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यह सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक संगठनों में प्रयोग किया जाता है। यह अनुसंधान किसी घटना के संदर्भ में आयोजित किया जाता है। यह मूल रूप से घटना के स्वतंत्र चर से संबंधित है। ऐतिहासिक अनुसंधान, हिस्टोरिक रिसर्च, इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वर्तमान हालातों के परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन तथा वर्तमान घटनाओं की चर्चा करें। इससे लोगों को अतीत का विश्लेषण कर आज की समस्याओं, चुनौतियों का संभावित उत्तर प्रदान करने में सहायता मिलती है। जो संभावित उत्तर हो उसको प्रदान करने में सहायता मिलती है। फलस्वरूप ऐतिहासिक अनुसंधानों में किए जाने वाले अध्ययन हमें हमारे ऐसे प्रश्नों का हल करने में सहायता करते हैं, जैसे हम कहाँ से आए, हम पहले क्या थे, अब क्या हो गए आदि। यह वर्णनात्मक अनुसंधान का एक अन्य पहलू है। यह काफ़ी सीमा तक कार्योत्तर अनुसंधान के समान है। यह सामान्यतः किसी विषय के ऐतिहासिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। अब हम देखेंगे विश्लेषणात्मक अनुसंधान, एनालिटिकल रिसर्च। इसमें शोधकर्ता पहले से ही उपलब्ध तथ्यों एवं जानकारी का उपयोग करता है। यह सामग्री का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। सहसंबंध अनुसंधान, इसमें एक स्थिति के दो पहलुओं के मध्य संबंध एवं परस्पर निर्भरता का पता चलता है। दो या दो से अधिक चर एक साथ होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह एक दूसरे के लिए हैं। इस अनुसंधान के द्वारा एक निश्चित परिस्थिति में प्रमुख कारकों की पहचान की जाती है।
अब हम देखते हैं व्याख्यात्मक अनुसंधान। व्याख्यात्मक अनुसंधान में एक स्थिति या घटना के दो पहलुओं के मध्य कैसे और क्यों जैसे सवालों का जवाब देने की चेष्टा की जाती है। उदाहरण के लिए, रटने के फलस्वरूप परीक्षा में संबंधित तनाव क्यों होता है, तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। अब इससे संबंधित प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है जिसमें शोधकर्ता एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित करता है और यह निर्धारित करने के लिए मॉडल का अनुभवजन्य परीक्षण करता है कि आंकड़े में मॉडल कितनी अच्छी तरह समाहित हैं। प्रश्न को एक बार और देख लीजिए, कौन सा व्याख्यात्मक अनुसंधान का एक रूप है, किसका रूप है, व्याख्यात्मक अनुसंधान का। उत्तर को देने से पहले आप प्रश्न को 2 बार पढ़िए, उत्तर अपने आप आपका सही हो जाएगा। जिसमें शोधकर्ता एक सैद्धांतिक मॉडल विकसित करता है। हम देखते हैं, अनौपचारिक मॉडलिंग, भविष्यपरक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, खोजपूर्ण अनुसंधान। यहाँ उत्तर दिया है, सही विकल्प ए है। तो जो व्याख्यात्मक अनुसंधान है वो किसका रूप है, एक अनौपचारिक मॉडल है। ठीक, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अनुसंधान मूलक या अन्वेषी अनुसंधान, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यह सामान्य तौर पर एक शोध के प्रारंभ में किया जाता है। इसको मुख्य अनुसंधान का लघु रूप भी कहा जा सकता है। छोटे पैमाने पर अध्ययन से शोध की व्यवहार्यता का पता चल जाता है कि यह विस्तृत जांच पूरा करने के योग्य है या नहीं। यह एक स्थिति या घटना के 2 या अधिक पहलुओं के मध्य के संबंध स्पष्ट करने का प्रयास करता है। अन्वेषी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करना, तथ्यों को परिभाषित करना, समस्याओं को स्पष्ट करना, उपकल्पना विकसित करना, अनुसंधान की प्राथमिकताओं एवं उद्देश्यों की स्थापना करना होता है। इसमें मुख्यतः अनुपूर्वक या गौण आंकड़ों, अनुभव, सर्वेक्षण, प्रकरण अध्ययन, साक्षात्कार और प्रक्षेपी तथा डेल्फी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। प्रायोगिक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रायोगिक अनुसंधान को कारण एवं संबंध स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध से संबंधित प्रश्न आरंभ होता है। इसके अंतर्गत शोधकर्ता अपेक्षित संबंध की प्रकृति जानने के लिए एक या एक से अधिक परिकल्पना विकसित करता है। कैम्पबेल और स्टेनली के अनुसार प्रायोगिक अनुसंधान अनुसंधान के उस भाग को संदर्भित करता है जिसमें चरों में हेरफेर किया जाता है और अन्य चर उनके प्रभाव देखे जाते हैं। सामान्य रूप से एक प्रयोग में निम्नलिखित 3 विशेषताएं होती हैं। एक स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है। स्वतंत्र चरों के अतिरिक्त अन्य सभी चर स्थिर रखे जाते हैं। स्वतंत्र चर के हेरफेर का आश्रित चर पर प्रभाव देखा जाता है। वह चर जिस पर परिवर्तनों के प्रभाव देखे जाते हैं आश्रित चर कहलाते हैं। आश्रित चर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका मूल स्वतंत्र चर के मूल पर निर्भर और भिन्न होने के लिए परिकल्पित है। उदाहरण के लिए, पढ़ने में उपलब्धि पर विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रभाव की जांच करने के लिए एक अन्वेषक उपलब्धि आश्रित चर शिक्षण विधियों के प्रभाव का पता लगाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां स्वतंत्र निराश्रित चर में हेरफेर करेगा। कभी कभी व्याख्यात्मक अनुसंधान कारण अनुसंधान को भी प्रायोगिक अनुसंधान के अंतर्गत गिना जाता है। यह किसी स्थिति या घटना के 2 पहलुओं के मध्य कैसे और क्यों का उत्तर देने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए, परीक्षा संबंधी तनाव क्यों रट कर सीखने की ओर ले जाता है, तनाव से हृदय रोग क्यों और कैसे होता है। प्रायोगिक अनुसंधान के 3 लक्षण, इन्हें कार्य कारण संबंध की मुख्य शर्तें भी कहा जाता है। पहला क्या है, मैनिपुलेशन, हेरफेर। हेरफेर को प्रयोगात्मक डिजाइन की पहली
विशेषता के रूप में परिभाषित किया गया है। हेरफेर की स्थिति स्वतंत्र चर को उपचार या हस्तक्षेप भी कहा जाता है। एक स्वतंत्र चर के हेरफेर में शोधकर्ता का सक्रिय हस्तक्षेप सम्मिलित होना चाहिए। कंट्रोल नियंत्रण, यहाँ पुनः चरों का नियंत्रण है। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के अतिरिक्त अन्य चर अध्ययन के लिए बाह्य चर हैं। उन्हें प्रतिभागियों में यादृच्छिक किया जाना चाहिए ताकि समूह एक समान रहे। यह प्रयास बाह्य कारकों द्वारा परिणाम को प्रभावित करने से रोकने में सहायता करता है। प्रायोगिक सेटिंग, प्रतिदर्श तकनीक, निर्देश और प्रतिभागी बातचीत सभी नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता करते हैं। यादृच्छिक अभिहस्तांकन, रैंडम असाइनमेंट। यादृच्छिक अभिहस्तांकन का उद्देश्य समकक्ष समूहों का निर्माण करना। यह समूह समानता सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक प्रतिभागी के पास समूह में चुने जाने का समान अवसर होता है और वे अन्य प्रतिभागियों के चयन से स्वतंत्र होते हैं। इसका संबंध वस्तुनिष्ठता से भी बनता है। रिफ्लेक्सिविटी, यह कारण और प्रभाव के मध्य वृत्ताकार संबंधों को संदर्भित करता है। एक रिफ्लेक्सिव संबंध द्विदिश बाई डायरेक्शनल है। यदि एक संबंध में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारण और प्रभाव एक साथ दोनों चरों के साथ हों, जिसमें न तो कारण प्रभाव निरूपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गरीबी बेरोजगारी का मुख्य कारण है और बेरोजगारी गरीबी का मुख्य कारण है। अब हम प्रश्न देखते हैं इन सबसे संबंधित। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य प्रयोगों का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए। नियंत्रण समूह अनुसंधान प्रतिभागियों का एक समूह है जो प्रायोगिक समूह के सदृश है, लेकिन वे प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करते हैं। नियंत्रण समूह एक विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है जिससे प्रयोगात्मक परिणाम की तुलना कर सकते हैं। तो 1 और 2 सही है, 2 3 की केवल 1 और 3। तो एक बार फिर से आप पढ़िए इसको। सत्य प्रयोगों का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा। नियंत्रण समूह अनुसंधान प्रतिभागियों का एक समूह है, ये भी सही है, जो प्रायोगिक समूह के सदृश है, लेकिन वे प्रायोगिक उपचार प्राप्त नहीं करते। तीसरा दिया हुआ है, नियंत्रण समूह एक विश्वसनीय आंकड़े प्रदान करता है जिससे प्रयोगात्मक परिणाम की तुलना कर सकते हैं। तो उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। अब हम यहाँ दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? अवलोकन की है, हेरफेर और प्रतिकृति भी है, नियंत्रण भी है, लेकिन संदर्भ संग्रह नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। अब हम आते हैं नीचे, देखते हैं। ये एक ग्राफ दिया है, उसके द्वारा हम समझते हैं इसको। प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन: पूर्व प्रायोगिक, वास्तविक या सत्य प्रयोग, अर्ध प्रायोगिक, सांख्यिकीय। तो पूर्व प्रायोगिक वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, स्थिर समूह। और वास्तविक या सत्य प्रयोग क्या है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप, पोस्ट टेस्ट ओनली, कंट्रोल ग्रुप, फिर सोलोमन फॉर ग्रुप। अर्ध प्रायोगिक समय श्रृंखला, एकाधिक समय श्रृंखला, सांख्यिकीय यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन और फैक्टोरियल डिजाइन। इस ग्राफ को एक बार और पढ़िएगा। ये क्या है? प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन। तो 4 प्रकार के दिए हैं: पूर्व प्रायोगिक, वास्तविक या सत्य प्रयोग, अर्ध प्रायोगिक और सांख्यिकीय। पूर्व प्रायोगिक में क्या दिया? वन शॉट केस स्टडी और वन ग्रुप प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट और स्थिर समूह। फिर वास्तविक या सत्य प्रयोग में क्या दिया है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप, फिर पोस्ट टेस्ट ओनली और कंट्रोल ग्रुप, फिर सोलोमन फॉर ग्रुप। अर्ध प्रायोगिक में समय श्रृंखला, एकाधिक समय श्रृंखला, सांख्यिकीय में यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन। प्रायोगिक अनुसंधान के प्रकार, टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
प्रायोगिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का वर्णन निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। पूर्व प्रायोगिक अनुसंधान, प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। पूर्व प्रयोग तुलना के उद्देश्य से किए गए प्रयोगों को संदर्भित करते हैं। प्रायोगिक डिजाइन सत्य प्रयोगों, अर्ध प्रयोगों और कुछ स्थिर प्रयोगों को संदर्भित करते हैं। पूर्व प्रयोग विशिष्ट प्रयोग प्रयोगात्मक डिजाइन नहीं है, वे मुख्य रूप से खोजी उपकरण के रूप में और अन्य प्रयोगात्मक डिजाइन के साथ तुलना के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे आंतरिक और बाह्य वैधता के प्रति संवेदनशील हैं। इसके अंतर्गत परस्पर तुलना करने के लिए कोई नियंत्रण समूह नहीं है। वे निम्न प्रकार के होते हैं। वन शॉट केस स्टडी, इसके अंतर्गत निष्कर्ष निकालना कठिन है क्योंकि हस्तक्षेप और परिणाम के मध्य कोई विशिष्ट कारण और प्रभाव संबंध नहीं है। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, यह टेस्ट कुछ अधिक संरचित है। अवलोकन के तहत एक एकल चयनित समूह है जिसमें प्रायोगिक उपचार को लागू करने से पूर्व सावधानीपूर्वक माप किया जाता है और बाद में माप किया जाता है। इस डिजाइन में न्यूनतम आंतरिक वैधता है जो केवल विषय के चयन और प्रायोगिक मृत्यु दर को नियंत्रित करती है। इसका न्यूनतम नियंत्रण है, इसकी कोई बाह्य वैधता नहीं है। फिर स्थिर तुलना। स्थिर समूह तुलना क्या है? स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन, यह तीन में से सर्वश्रेष्ठ है। यह दर्शाता है कि परिवर्तन हुआ, लेकिन नियंत्रण समूह के उन्मूलन के संदर्भ में यह जटिल है। यदि समूह आरंभ में ही समकक्ष नहीं है तो मतभेदों के कारण निष्कर्ष निकालना भी सरल नहीं है। फिर हम देखते हैं वास्तविक या सत्य प्रयोग क्या है। टू एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर हम लोग ने क्या देखा? पूर्व प्रायोगिक अनुसंधान डिजाइन। तो इसमें तीन भाग हैं। वन शॉट केस स्टडी, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। और स्थिर समूह तुलना। फिर क्या है? वास्तविक या सत्य प्रयोग, ट्रू एक्सपेरिमेंट्स। वास्तविक या सत्य प्रयोग एक प्रकार के स्वर्ण मानक है क्योंकि वे अन्य प्रयोग डिजाइनों के मूल्यांकन में सहायता करते हैं। इन प्रयोगों को यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण के रूप में जाना जाता है क्योंकि शोधकर्ता हस्तक्षेपों की संख्या और प्रकारों को परिवर्तित कर सकने की स्थिति में होता है। प्रयोगात्मक और नियंत्रण समूह के मध्य एकमात्र अपेक्षित अंतर अध्ययन के अंतर्गत परिणाम चर है। यह मूल रूप से किसी जनसंख्या का अध्ययन है। प्रायोगिक डिजाइन की तीन आवश्यक विशेषताएं हेरफेर, नियंत्रण और यादृच्छिक निरूपण हैं। इसकी विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप से वर्णित कर सकते हैं। सत्य प्रयोगों का एक नियंत्रण समूह होना चाहिए। नियंत्रण समूह अनुसंधान प्रतिभागियों का एक समूह है जो प्रयोगात्मक समूह जैसा दिखता है लेकिन प्रयोगात्मक उपचार प्राप्त नहीं करता। नियंत्रण समूह एक विश्वसनीय आधारभूत डेटा प्रदान करता है जिससे आप प्रयोगात्मक परिणामों की तुलना कर सकते हैं। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन के मूल आधार में कुछ उपचार करने से पूर्व परिणाम का प्री टेस्ट माप प्राप्त करना सम्मिलित है। इसके बाद उपचार होने के पश्चात उसी उपाय पर एक पोस्ट टेस्ट किया जाता है। प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन प्रयोगात्मक और अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान दोनों में नियोजित होते हैं और नियंत्रण समूहों के साथ या नियंत्रण समूहों के बिना ही उपयोग किए जा सकते हैं। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। डिजाइन यह एक शोध डिजाइन है। जो पोस्ट टेस्ट है वो क्या है? एक शोध डिजाइन है जिसमें कम से कम दो समूह होते हैं जिनमें से एक को परीक्षण या हस्तक्षेप नहीं मिलता और परीक्षण के बाद परिणाम के माप पर डेटा एकत्र किया जाता है। जो समूह क्रियाशील नहीं है, स्थिर है, वह नियंत्रण समूह है। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इस प्रकार के डिजाइन में दो यादृच्छिक रूप से निरूपित किए गए समूह हैं, प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रण समूह। परीक्षण के कार्यान्वयन से पूर्ण किसी भी समूह का कार्यान्वयन नहीं किया जाता। परीक्षण प्रयोगात्मक समूह पर लागू किया जाता है। सोलोमन फोर ग्रुप डिजाइन यह एक शोध डिजाइन है जो पोस्ट टेस्ट परिणामों पर प्रभाव के मापने का प्रयत्न करता है।
कुछ शोध डिज़ाइनों में एक प्री टेस्ट सम्मिलित होता है जिसे प्रशोधन के संपर्क में आने से पूर्व लिया जाता है, और एक पोस्ट टेस्ट जिसे प्रशोधन के संपर्क में आने के पश्चात प्रशासित किया जाता है। अर्ध प्रयोगात्मक डिज़ाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। अर्ध शब्द से हमारा तात्पर्य समान से है। इसमें प्रायोगिक अनुसंधान के समान कई विशेषताएं हैं, लेकिन यह वास्तविक प्रायोगिक अनुसंधान नहीं है। आश्रित चर से पहले स्वतंत्र चर में हेरफेर की संभावना होती है। अर्ध प्रयोगों में दिशात्मक का तत्व होता है जिसमें प्रतिभागी चयन भी सम्मिलित हैं। इन डिज़ाइनों का उपयोग सुविधानुसार किया जा सकता है। उनका उपयोग तब किया जाता है जब यादृच्छिकरण अव्यावहारिक या अनैतिक या दोनों होता है। यदि प्रतिदर्श सैंपल का आकार छोटा है तो यादृच्छिकरण में कठिनाई आ सकती है। अर्ध प्रयोगों में परिणाम के उपाय, उपचार और प्रयोगात्मक इकाइयाँ हैं। सामान्य तौर पर सही प्रयोगात्मक डिज़ाइनों की तुलना में डिज़ाइन करना सरल होता है जिससे विषयों के यादृच्छिक निरूपण की आवश्यकता होती है। वे आचरण के लिए अधिक व्यवहार्य हैं। फिर हम देखेंगे सांख्यिकीय समूह, स्टैटिकल ग्रुप। सांख्यिकीय समूह मूल रूप से यादृच्छिक पहलू से निपटते हैं। यादृच्छिक डिज़ाइन क्षेत्र सेटिंग में कई चर से निपटने में लचीलापन प्रदान करते हैं। इस तरह के डिज़ाइन प्रतिभागियों के परीक्षण समूह के यादृच्छिकरण पर आधारित है। यादृच्छिक ब्लॉक डिज़ाइन। एक यादृच्छिक ब्लॉक डिज़ाइन एक प्रयोगात्मक डिज़ाइन है। यादृच्छिक ब्लॉक डिज़ाइन कैसा है? प्रयोगात्मक डिज़ाइन है जहां प्रयोगात्मक इकाइयां ब्लॉक समूहों में होती हैं। परीक्षण को प्रत्येक ब्लॉक के अंदर प्रायोगिक इकाइयों को यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन यह टी परीक्षण की व्यवस्था है। जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है ये किस परीक्षण की व्यवस्था है? टी की। प्रत्येक को टी बार दोहराया जाता है। फैक्टरियल डिज़ाइन, इसका उपयोग उपचार विविधताओं की जांच करने के लिए किया जाता है और दक्षता के लिए स्वतंत्र अध्ययनों की एक श्रृंखला को एक में जोड़ सकता है। फिर वर्णनात्मक अनुसंधान व प्रायोगिक अनुसंधान की तुलना। देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? इसके अंतर्गत अध्ययन समूह की विशेषताओं या एक निश्चित घटना का वर्णन होता है। और प्रायोगिक अनुसंधान में इसके अंतर्गत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए चरों में हेरफेर किया जाता है ताकि कल्पित परिकल्पना का समर्थन या अस्वीकृत किया जा सके। एक निश्चित वर्णनात्मक अनुसंधान में एक निश्चित या विशिष्ट जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने में उपयोगी होता है, जबकि प्रायोगिक अनुसंधान में एक कारण संबंध है, सह संबंध आदि के कारण प्रभाव का पता लगाने में उपयोगी। वर्णनात्मक अनुसंधान में यह क्या है? प्रश्न का उत्तर देने वाले अध्ययन समूहों की विशेषताओं का वर्णन करता है। और जबकि प्रायोगिक अनुसंधान में यह क्या होगा अगर प्रश्न का उत्तर देता है। और वर्णनात्मक अनुसंधान में समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक अध्ययन सम्मिलित है, और जबकि इसमें प्रयोगात्मक में फोरेंसिक अध्ययन, जैविक और अन्य प्रयोगशाला अध्ययन आदि सम्मिलित है। वर्णनात्मक में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों पद्धतियों का प्रयोग होता है, जबकि प्रायोगिक में केवल मात्रात्मक पद्धति का उपयोग होता है। तो ये प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम में कि जो है वर्णनात्मक में किन किन पद्धतियों का प्रयोग होता है? तो गुणात्मक और मात्रात्मक, और प्रायोगिक में केवल मात्रात्मक। तो इस डिफरेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और अंतर पता कर लीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम आगे देखेंगे अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट। अवधारणा को किसी वस्तु या विषय के संदर्भ में समान विचार के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके आधार पर अनुसंधान के दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। अवधारणा के आधार पर अनुसंधान का वर्गीकरण।
वैचारिक अनुसंधान, अनुभव सिद्ध अनुसंधान। फिर हम देखेंगे वैचारिक अनुसंधान, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। वैचारिक अनुसंधान सामान्य तौर पर दार्शनिकों और विचारकों द्वारा नई अवधारणाओं को विकसित करने एवं उनकी व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अमूर्त विचारों और सिद्धांतों से संबंधित है। अनुभव सिद्ध अनुसंधान, अनुभव सिद्ध अनुसंधान अनुभव तथा अवलोकन पर निर्भर करता है। इस अनुसंधान में शोधकर्ता परिकल्पना तैयार करते हैं और अपनी परिकल्पनाओं को सत्य और असत्य सिद्ध करने के लिए प्रदत्त एकत्रित करते हैं। शोधकर्ता का तथ्यों पर नियंत्रण होता है। हम देखते हैं यहाँ विशेष दिया हुआ है, क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। नेट परीक्षा में इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इस परिभाषिक शब्द का सबसे पहले उपयोग कुर्ट लेविन ने 1940 में किया था। हल से ने क्रियात्मक अनुसंधान की रोचक परिभाषा दी है। तो क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कुर्ट लेविन ने 1940 में। और हल से ने क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा दी है। उनके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक संसार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप है और ऐसे हस्तक्षेप के क्या प्रभाव रहे उनकी गहन समीक्षा भी। क्रियात्मक अनुसंधान स्वयं के व्यवहार में एक व्यवस्थित जांच है। क्रियात्मक अनुसंधान का एक अनुसंधान के रूप में 3 स्थितियों में उपयोग किया जा सकता है। पहला है तत्काल समस्या के समाधान के लिए। दूसरा है जिस समस्या का समाधान प्रगति में है उसकी चिंतनशील समीक्षा करने के लिए। समस्याओं का समाधान करने वाली प्रक्रियाओं में कैसे सुधार एवं संशोधन किया जा सके यह जानने के लिए। क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च। हम अनुसंधान की चक्रीय प्रक्रिया एक बार निकट से देखते हैं। नियोजन सोपान, प्लानिंग स्टेज, फिर क्रियान्वयन शोध योजना का सोपान, एक्टिंग स्टेज, फिर विकासोन्मुख सोपान, कार्य योजना का विकास और चिंतन चरण। तो देखिए साइकिल के द्वारा नियोजन सोपान, एक क्रियान्वयन सोपान, विकासोन्मुख सोपान, चिंतन सोपान। ये क्रियाशीलता और चिंतन वक्र है। ये चित्र बना हुआ है ये NCERT से लिया गया है। आगे देखते हैं हम। यह प्रक्रिया पहली बार एक समस्या की पहचान के साथ आरंभ होती है। फिर आप एक योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं, फिर हम उस क्रियान्वयन की प्रगति का अवलोकन करते हैं। फिर कोई समस्या सामने आती है, फिर हल निकाला जाता है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण होता है कि प्रक्रियाएं काम कर रही हैं या नहीं, शायद पूरी प्रक्रिया पुनः आरंभ कर देंगे। यह क्रियाशीलता अनुसंधान है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्रियाशील अनुसंधान को हम क्रिया चक्र या अन्वेषण चक्र भी कहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान। इस अनुसंधान का शिक्षा में अक्सर उपयोग किया जाता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसका शिक्षा में अधिकतर उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें सदैव सुधार की आवश्यकता रहती है और फिर शिक्षण गतिशील वातावरण में भी होता है। उदाहरण के लिए कक्षा में शिक्षण की प्रगति, पाठ्यक्रम का विकास और छात्र के व्यवहार जैसे विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए हम इसे संवाद मूलक विधि का प्रयोग करते हैं। जॉन इलियट के अनुसार शिक्षक इस बात का अवलोकन करता है कि वह कक्षा में क्या हो रहा है, उसे समस्या का आभास होता है, तत्पश्चात वह उस समस्या के समाधान के लिए जानकारी प्राप्त करता है। इससे शिक्षण प्रक्रिया और भी रोचक एवं उद्देश्य लक्षित बनती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को निम्नलिखित स्थितियों में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिक्षार्थी प्रेरित करना, अधिगम शैली, मनोवृत्ति आदि। शिक्षक सशक्तिकरण, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को और भी प्रभावी ढंग से लागू करना। मूल्यांकन, प्रक्रिया को सामाजिक और औद्योगिक आवश्यकताओं से संबंधित करना, पाठचर्या में सुधार, संस्था प्रशासन, सामाजिक सहयोग इत्यादि।
यहाँ हम दो विधियों की चर्चा कर रहे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अनुभवजन्य प्रेरक प्रतिमान। एक अनुभवजन्य प्रेरक प्रतिमान में शोधकर्ता विशिष्ट मामलों में अनुभवजन्य डेटा एकत्र करता है ताकि शोध खोज को समान आगमनात्मक किया जा सके। परिकल्पनात्मक या प्राक कल्पनात्मक निगमनात्मक विधि यह शिक्षण विधि से संबंधित भी है। इसको यूनिट 1 में चर्चित औपचारिक परिचालन चारण से संबंधित किया जा सकता है। यह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का चौथा और अंतिम चरण है। यह लगभग 12 वर्ष की आयु से शुरू होता है और वयस्कता तक रहता है। इस स्तर पर सोच बहुत अधिक परिष्कृत और उन्नत हो जाती है। बच्चे अमूर्त और सैद्धांतिक अवधारणाओं के बारे में सोच सकते हैं और समस्याओं के रचनात्मक समाधान के लिए तर्क का उपयोग कर सकते हैं। इस चरण के दौरान तार्किक विचार, निगमनात्मक तर्क और व्यवस्थित योजना जैसे कौशल भी सामने आते हैं। वे अक्सर क्या अगर प्रकार की स्थितियों और प्रश्नों पर विचार करते हैं और कई समाधानों या संभावित परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। गणित निगमनात्मक विधि भी वैज्ञानिक है। अब हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण या प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रयोगात्मक विधि, कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। किस पर? प्रयोगात्मक विधि पर। फिर अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति का और सुधार केंद्रित है? तो ये भी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो बेस्ट केस अध्ययन विधि ये नहीं होगा। सर्वेक्षण शोध ये भी नहीं है। प्रयोगात्मक शोध ये भी नहीं है। क्या था? क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध में क्या है? ये हस्तक्षेप आधारित है और चक्रीय प्रकृति का है और सुधार केंद्रित है। फिर हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। उसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आ सकता है? तो ये भी अभी हम लोगों ने प्रश्न ये पढ़ा हुआ है। एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। उसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आ सकता है? मौलिक शोध, व्यवहार शोध, क्रियात्मक शोध या मूल्यांकनात्मक शोध? तो ये क्रियात्मक शोध है। फिर आगे देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क कहा गया है। अभिकथन क्या है? शोध आचार संहिता सत्य एवं समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होने के लिए उचित एवं प्रामाणिक प्रक्रियाओं के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देती है। शोध की विश्वसनीयता न केवल एक वरीयतापूर्ण लक्ष्य है अपितु मानवीय लक्ष्यों में उत्कृष्टता हेतु पूर्वापेक्षा है। तो पढ़ते हैं हम। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। ए सही नहीं है परंतु आर सही है। तो एक बार इसको पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो शोध आचार संहिता सत्य एवं समस्याओं के समाधान की ओर अग्रसर होने के लिए उचित एवं प्रामाणिक प्रक्रियाओं के प्रयोग की आवश्यकता पर बल देती है। तो ये तो सही है अभिकथन। अब हम तर्क देखते हैं। शोध की विश्वसनीयता न केवल एक वरीयतापूर्ण लक्ष्य है अपितु मानवीय लक्ष्यों में उत्कृष्टता हेतु पूर्वापेक्षा भी है। तो ये दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी सही है। तो ये आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? एक। और हम कल पढ़ेंगे अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान, मेन स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। यदि किसी को समस्या कोई आ रही है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, उसको उत्तर
दे दिया जाएगा। थैंक यू।